केस 1 होगा, मतलब हम लोग को इस अभी हम लोगों ने जान लिया कि ऐसे करते हैं, पिसफुल ये है ना, फील्ड मेजरमेंट के रिस्क कैसे निकालेंगे, ये सब समझ गए हम लोग। अब हम लोग को पढ़ना है इसके थ्रू हम लोग को टैक्योमेट्री करना कैसे, है ना। तो पहला केस लेंगे कि व्हेन लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल, व्हेन लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल। तो अभी तक जो हम लोग ड्रॉ कर रहे थे उसमें लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल ही था ना। लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल बोलने का मतलब हुआ कि जो है ये जो हम लोग का इंस्ट्रूमेंट है ना, ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे, ये इंस्ट्रूमेंट, इसका जो हम लोग इसको जो हम लोग देख रहे हैं हम लोग बार बार, तो ये इसको हॉरिजॉन्टल रख के देख रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज एकदम ऊपर में हो जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लो देखना पड़ रहा है, इसको देखने के लिए फिर अपने इंस्ट्रूमेंट को आपको इंक्लाइन करना होगा, है ना। तो उसके केस में क्या होगा वो हम लोग आगे सेकंड वाले केस में देखेंगे। अभी वाले केस में हम लोग देख रहे हैं कि जब लाइन ऑफ साइट जो है हॉरिजॉन्टल हो, मतलब हम लोग इंस्ट्रूमेंट के टेलीस्कोप को एकदम हॉरिजॉन्टल रख के ही जो रीडिंग ले रहे हैं, तो क्या होगा, है ना। फिर इसके बाद देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बहुत कोई पहाड़ी पे कोई चीज़ हो, है ना, एक जो यहाँ पे स्टाफ रखा हुआ है जहाँ पे मेजरमेंट करना है वो कोई पहाड़ पे हो, आपको फिर इसको इंक्लाइन करना होगा, तिरछा करके देखना होगा, या एकदम खाई में हो, नीचे में हो, तो आपको एकदम ऐसे करना होगा, है ना। तो अभी जो हम लोग का एकदम लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल तभी होगा जब लेवलिंग जो इसके इसके बीच का गैप जो है बहुत कम हो रहा है। जैसे ही ये गैप जो है आगे वाला पॉइंट से बहुत नीचे चला जाए या बहुत ऊपर चला जाए, तो आप फिर हॉरिजॉन्टल रख के नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उसको देखना ऐसे ही है ना, ऐसे दिखेगा। तो आपका जो ये लेवलिंग स्टाफ जिसको रखना है, ये 4 मीटर का होता है, तो इसके 4 मीटर के रेंज में आएगा तभी तो है। जैसे और नीचे जाओगे 4 मीटर छोटा पड़ गया, तो आपको फिर ये हॉरिजॉन्टल में नहीं दिखेगा, फिर आपको तिरछा करना होगा, है ना, इसको ऐसे तिरछा करना होगा, तब क्या होगा वो हम लोग केस 2 में देखेंगे, है ना। तो अभी हम लोग का लाइन ऑफ साइट जो है ये हॉरिजॉन्टल है ऐसे, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग का 3 रे यहाँ से जाएगा, है ना, 3 रे से जाएगा यहाँ से, जैसे 3 रे जा रही है ना, और ये जो स्टाफ इंटरसेप्ट यहाँ पे बन रहा है वो एस है, ठीक है ना, ये एस है। तो एस जो हमेशा ये जो वैल्यू होता है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये क्या होता है कि यहाँ पे जो वैल्यू रीड करते हैं उसको बोलेंगे S1, और यहाँ पे जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं S2, और यहाँ पे जो वैल्यू रीड करते हैं उसको S3 बोलते हैं। क्योंकि ये जो है ना 0 से 4 मीटर ऊंचा जो है एक लेवलिंग स्टाफ है ना, उस पर हर हर 0 से शुरू होता है और पूरे पर रीडिंग लिखा रहता है। तो यहाँ पे जहाँ पे टकराया होगा तो यहाँ पे भी कुछ रीडिंग लिखा रहा होगा, उसको S3 बोलेंगे। तो वो कितना होगा, इतने हाइट के बराबर का वैल्यू होगा। मान लो कि यहाँ पे 2 में लिखा हुआ था, इसका मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 2 मीटर है, और यहाँ पे जहाँ पे टकराया यहाँ पे मान लो कि ये 2.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है 2.5 हुआ। और ऊपर गए यहाँ पे मान लो जहाँ से ये टकराया, इस पे मान लो यहाँ पे 3 मीटर 3 लिखा हुआ है, 3 मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से इसका हाइट 3 मीटर होगा, है ना। तो ये जो एस निकालेंगे हम लोग, एस इक्वल टू, ये जो एस होता है एस इक्वल टू कितना होगा, वो होगा S1 माइनस S2। मतलब ऊपर वाला जो वैल्यू आया वो टोटल इतना हाइट का वैल्यू हुआ, और नीचे वाला जो वैल्यू हुआ वो इतने हाइट का वैल्यू हुआ। तो हम लोग को इसके बीच की दूरी निकालना है, तो वो होगा S1 माइनस S3, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा कि ये बात नहीं समझ में आया। तो जो अपर स्टेडिया वाला वैल्यू होता है उससे लोअर स्टेडिया वाले को घटा देते हैं, तो वो इंटरसेप्ट निकल जाता है इन दोनों के बीच का गैप। तो ये जो S होगा वो हमेशा S1 माइनस S3 होगा, ठीक है। और ये जो S2 है ना, ये बीच वाला वैल्यू, इसका हम लोग ये करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसका यूज है, ऐसा नहीं कि ये बिना मतलब का होता है, इसमें जो है यूज पड़ेगा। तो S2 जो होगा वो हाइट जो है, ये हाइट है यहाँ से लेके ये इसका हाइट, ये इसको जो है हम लोग बोल देते हैं कि ये H है, इसका नाम है H जो है, ये क्या है S2 के बराबर का वैल्यू है, ठीक है। जो S2 यहाँ पर रीडिंग में आएगा इसको हम लोग H बोल दे रहे हैं, एक खास वजह से H बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब ये जो पोजीशन है, मान लो कि ये कोई पोजीशन ए है, यहाँ जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है वो पोजीशन मान लो कि ये ओ है, ठीक है ना। जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है वो पोजीशन ओ है, यहाँ पोजीशन ए है। तो अब जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है डी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू होगा ओ और ए के बीच में, ओ और ए के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, जो ये वैल्यू होगा एकदम ऐसे एकदम हॉरिजॉन्टल, कोई इंक्लाइंड नहीं, एकदम हॉरिजॉन्टल। ये जो वैल्यू होगा मतलब ये डी है, डी इक्वल टू कितना होगा, के इंटू एस प्लस सी, ये निकल गया हम लोग को, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि आप ए का आर एल बताइए, ए का लेवल क्या है, आर एल जो है लेवलिंग पढ़े थे ना, याद है, आर एल रेड्यूस लेवल,
कहीं किसी बेंच मार्क के रेस्पेक्ट में, कहीं मान लो बेंच मार्क पे होगा उसका वैल्यू 100 है, तो 100 के रेस्पेक्ट में ये कितना है, 99 है कि 101 है, 110 है, कितना है, ये चीज है ना, याद है ना। हाँ, तो अगर आर एल पूछ रहा है तो वो आप कैसे बताइएगा, तो आर एल ऑफ ए कितना होगा, तो आर एल ऑफ ए हो इक्वल टू होगा, आर एल ऑफ ए इक्वल टू होगा कितना, मान लो कि ये जो ये वाला जो सेंट्रल लाइन है, ये जो वाला सेंट्रल लाइन है, इसी को ना वहां पे एच आई बोलते थे हम लोग, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये सब वर्ड याद है ना। हाँ, इसको हम लोग एच आई बोलते थे, मतलब यही इंस्ट्रूमेंट का हाइट है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, इससे जो है यहाँ पे ये एच आई है ना, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन वाला हाइट है ये ना, ये जो एच आई है, तो ये एच आई माइनस ये एस टू कर देंगे तो इसका आर एल निकल जाएगा। फिर आप पूछोगे कि एच आई कैसे निकालेंगे, तो वो अलग बात है, वो हम लोग देख लेंगे कैसे होगा। तो वो जो है एच आई जो है एच आई माइनस ये एस टू कर देंगे, ये जो एच है, तो हम लोग का ये इसका आर एल निकल जाएगा ना। अभी हम लोग लिखते हैं कि वो एच आई माइनस ये क्या क्या बोल लेते हैं एस एच है ना, एच जो कि एस टू का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा आर एल ऑफ ए। तो आप बोलोगे कि एच आई कैसे निकालेंगे, तो एच आई जो है यहाँ पे होगा वेयर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू है, एक तो अगर आपको इससे या इसके बीच का लेवल जानना था इसके रिस्पेक्ट में, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नापना बहुत आसान नहीं है, इसका इंस्ट्रूमेंट का हाइट नाप लीजिए है ना, तो उससे निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई बेंच मार्क के थ्रू पूरा मतलब बताते आप जो है ऑफिशियली काम कर रहे हो, तो बेंच मार्क के रिस्पेक्ट में इसका निकालना है, तो मान लो कि इधर कहीं पे कोई बेंच मार्क रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे बेंच मार्क रहा होगा है ना, ये एक बेंच मार्क होगा, और इसका जो है आर एल जो है वो 100 होगा, मान लो इसका आर एल जो है बेंच मार्क का 100 है ना। तो एक जो है हम लोग यहाँ पे बैक साइड ले लेंगे, याद है सब वर्ड बैक साइड, यहाँ पे एक बैक साइड ले लेंगे, यहाँ से बैक साइड, तो बैक साइड जो है मान लो कि ये बैक साइड वैल्यू हुआ है ना, ये जो हाइट जो रीडिंग बताएगा वो बैक साइड वैल्यू होगा, तो जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा हम लोग का बेंच मार्क प्लस बी एस है ना, तो हम लोग का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू हो जाएगा बेंच मार्क प्लस बी एस, आर एल ऑफ बेंच मार्क यहाँ पे लिख सकते हैं, आर एल ऑफ बेंच मार्क प्लस बी एस, ठीक है। तो आराम से इसके थ्रू जो है हम लोग लेवलिंग भी कर पाए है ना, कर पाए ना जी। तो ये तो सिंपल बात था, जब हम लोग का इंस्ट्रूमेंट जो है कैसा था, हॉरिजॉन्टल था। अब जो हम लोग का केस होगा, इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग का इंक्लाइंड हो, केस टू व्हेन लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड, मतलब कि हम लोग का जो है कोई पहाड़ी पे जो स्टाफ है वो कोई पहाड़ी पे, हम लोग यहाँ पे हैं, इस जगह पे हैं, हम लोग का कोई स्टाफ मतलब जहाँ पे स्टाफ मतलब लेवलिंग स्टाफ है ना, लेवलिंग स्टाफ जो हम लोग का ये पहाड़ पे है ना, और हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे इस जगह पे हैं, हम लोग का इंस्ट्रूमेंट जो है ऐसे है, ये इंस्ट्रूमेंट हम लोग का है ऐसे लगा हुआ है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, ऐसे है ना, यहाँ तक देख सकते हैं, और हमको यहाँ का निकालना है आर एल वगैरह है ना, ये हम लोग का कोई पॉइंट है ए, इसका हम लोग को ये निकालना है, तो हम लोग को जो है लेवलिंग स्टाफ ऐसे रखना होगा है ना, ऐसे रखना होगा, तो ऐसे इसको हॉरिजॉन्टल में देखेंगे, हॉरिजॉन्टल में तो ये दिखेगा ही नहीं ये स्टाफ है ना, इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसको तिरछा करना होगा, ऐसे ऐसे ले जाना होगा है ना, ऐसे देखना होगा, इंक्लाइन करना होगा, तो ये मान लो कि ये सेंटर वाला लाइन है ना, तो दो जो है इसका स्टेडिया वाला लाइन भी होगा, एक ये अपर स्टेडिया वाला लाइन होगा, और ये जो होगा एक लोअर स्टेडिया वाला लाइन होगा, ठीक है। तो ये जो है लोअर स्टेडिया हो गया, ये अपर स्टेडिया हो गया, और ये जो इंटरसेप्ट बना, ये जो इंटरसेप्ट बना वो वैल्यू हो गया मान लो कि एस है ना, वो वैल्यू एस हो गया, और यहाँ पे ये जो S2 वाला वैल्यू हुआ, तो वो S2 जो होगा यहाँ से इससे और इसके बीच की दूरी होती है ना, तो ये H इक्वल टू हो जाएगा, इसको नाम हम लोग H हमेशा रखेंगे, S2 को H इक्वल टू हो जाएगा ये S2 है ना, तो वो यहाँ से A से और इसके सेंटर वाले लाइन की A पॉइंट की दूरी है ना, तो ये चीज़ हो गया। तो हम लोग को जो है एक्चुअली में निकालना है इस पॉइंट से यहाँ से जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल दूरी ये निकालना है, ये D निकालना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल दूरी निकालना है।
फिर क्या निकालना है, या ये दूरी, या ये दूरी बोल लो, ये दूरी निकालना है, एक ही बात हुआ है ना। ये जो दूरी है वही ये भी दूरी है, तो ये दूरी निकालना है हम लोग को। फिर निकालना है हम लोग को कि इस पॉइंट का RL कैसे निकालें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हम लोग को। तो अब कॉम्प्लिकेशन ये है, दिक्कत इसमें ये है कि जो है हम लोग को जो फार्मूला पता था यहाँ पे कि जब ये हॉरिजॉन्टल हो और ये जो लाइन है, ये जो स्टाफ है, ये ऐसे खड़ा हुआ हो, तिरछा उर्छा नहीं हो, है ना। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं कि स्टाफ तो सीधा है, लेकिन हम लोग का चूंकि टेलीस्कोप ही जो है, ये जो टेलीस्कोप ही हम लोग का ऐसे हो गया, टेलीस्कोप ही तिरछा हो गया हम लोग का, है ना। टेलीस्कोप चूंकि तिरछा हो गया तो हम लोग को उस टेलीस्कोप के हिसाब से ये तिरछा दिख रहा है। ये परपेंडिकुलर होना चाहिए था ना, ऐसे होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला है हम लोग का d इक्वल टू के एस प्लस सी जो है, d इक्वल टू के एस प्लस सी, ये तब है कि जब ये लाइन ऑफ साइट जो है, ये लाइन ऑफ साइट जो है इस पे एकदम परपेंडिकुलर हो, ऐसे हो एकदम, है ना। तो ये फॉर्मूला था। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि लाइन ऑफ साइट ऐसे गया और ये एकदम परपेंडिकुलर खड़ा था, तो ये फॉर्मूला है। अभी तो ये ऐसे दिख रहा है, ये बेचारा ऐसे है ना, ऐसे, ये एकदम ऊपर वाला उधर भाग रहा है, नीचे वाला नीचे आ गया, है ना। तो वो सिमिलरिटीज नहीं बन पा रही है ना, तो ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं, पहले मान लेते हैं कि अगर मान लो कि हम लोग इसको ये जो स्टाफ है ना, इसको हम लोग एकदम इसका ये जो सेंट्रल लाइन है इस पे एकदम परपेंडिकुलर रखते तो क्या होता। ऐसे मान लो कि हम लोग ऐसे इसको रखते हैं परपेंडिकुलरली, है ना। और तब जो इंटरसेप्ट बनता, मान लो कि ये जो है ये जाके यहाँ पे ऐसे बनाता, ये ऐसे यहाँ पे टकराता, और ये यहाँ पे ये टकराता, ये वाला वैल्यू, तब जो ये इंटरसेप्ट बनता वो मान लो कि x होता, है ना। इसको बड़ा से जूम करके दिखा दे रहे हैं कि ये जो है आपका s है, और ये जो है आपका मान लो कि ये जो ऐसे जो जा रहा है ये आपका ये ऐसे, ये जो है ये x है, ये वैल्यू x है ना, ये s है, ठीक है। ये s है और ये x है। तो ये हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि इसको हम एकदम परपेंडिकुलर रखते हैं तो रीडिंग x आता, मान लीजिए तब क्या होता कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, इसके सेंटर से, इस इंस्ट्रूमेंट के सेंटर से इसके सेंटर की दूरी जो कि हम लोग निकालना है वो इक्वल टू होता d इक्वल टू k इंटू एक्स प्लस सी, पता ना। इसको परपेंडिकुलर रखते हैं, एस के जगह पे एक्स इंटरसेप्ट कोई आता, तो एक्स इंटरसेप्ट आया तो एस के जगह पे हम लोग एक्स का वैल्यू पे जो भी वैल्यू आया तो के इंटू एक्स प्लस सी रख देते हैं, तो वो डी जो है वो निकल के हम लोग को आ जाता। लेकिन हम लोग तो वैसा नहीं रखेंगे, हम लोग कैसे कैसे हम लोग ये जांच पाएंगे कि हम लोग जो रखे हैं ये जो है स्टाफ को एकदम लाइन ऑफ साइट पे परपेंडिकुलर हो गया, ये हम लोग कैसे चेक करेंगे। हम लोग तो चेक ये कर सकते हैं कि हम लोग एकदम खड़ा रखे हुए हैं कि नहीं, ये चेक हो सकता है। एक बार प्लम बॉब यहाँ से लटका देंगे, यहाँ से प्लम बॉब एकदम उसके स्टाफ के साथ साथ है, इसका मतलब वर्टिकल है ना। तो वर्टिकल चेक करना तो बहुत आसान है, लेकिन इस लाइन ऑफ साइट पे ये परपेंडिकुलर रखे हुए, ये चेक करना तो बहुत मुश्किल है। तो हम लोग ये चीज़ रख ही नहीं सकते हैं, ये इमेजिनरी बात बोल रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये हम लोग इमेजिनरी बात माने हैं कि एक्स होता अगर रीडिंग तो ये वैल्यू हो जाता, लेकिन हम लोग हमेशा ऐसे रखेंगे। तो हम लोग एक्स और एस के बीच में एक रिलेशन देखते हैं, क्या कोई रिलेशन बनता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है, ये जो इंक्लाइन हम लोग किए हैं ये टेलीस्कोप को, तो ये जो सेंट्रल वाला लाइन है, ये जो सेंट्रल वाला लाइन जो है वो जो एंगल बनाएगा यहाँ से, इसको बोलेंगे कि इतना एंगल पे है, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो इसको इंक्लाइन कर दिए तो सेंट्रल वाले लाइन को ही ना मेन देखेंगे कि एंगल कितना बना रहा है। तो ये जो एंगल मान लो कि ये थीटा एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, ये जो है 90 डिग्री है ना, ये एकदम वर्टिकल लाइन है, तो ये हॉरिजॉन्टल है तो ये 90 डिग्री है। तो अपने आप जो है आपका ये वाला जो एंगल है वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90, ये थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो बचा ये वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, और ये जो है इस पे परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन वो इस पे परपेंडिकुलर है लाइन साइड पे, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है ये निकल के आ रहा है कि ये थीटा है। समझ में आई बात, है ना, ये निकल के आएगा वो थीटा है। अब देखिए ये जो हम लोग लाइन ऑफ ये माने हैं कि ये इस पे ये जो लाइन ऑफ साइड जो जा रहा है ये इस पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो ये जो चीज होगा ना ये 90 डिग्री होगा, है ना। फिर यहाँ पे ये जो लाइन ऑफ साइड जो जा रहा है वो इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल जो है
ये जो एंगल है ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा, है ना, ये 90 डिग्री होगा। तो अगर जो है ये एस, ठीक है, और ये थीटा निकल गया तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो हम लोग को ये दिख रहा है कि ये एस एस जो है ना वो एस एस और एक्स के बीच में ये रिलेशन है कि एक्स इक्वल टू होगा एस कॉस थीटा। ये बात दिख रहा है यहाँ से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि ये चीज होगा। ये जो है ना, ये जो आपका ये वैल्यू जो है, मान लो कि ये आधा वैल्यू ले लो, आधा वैल्यू कंसीडर करो। तो इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल जो है ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, है ना। तो ये वाला हम लोग को निकालना है। तो ये मान लो कि ये आधा वैल्यू है इसका, वो S1 मान लो के है, तो S1 इंटू कॉस थीटा ये वाला वैल्यू हो जाएगा ना। फिर अब इसमें देखिए, है ना, इसमें देखिए ये चीज और ये चीज और ये चीज, तो ये और ये परपेंडिकुलर है, तो बचा ये जो है ये हाइपोटेनस हो गया। तो ये मान लो कि ये इसका आधा बचा हुआ वैल्यू है S/2 है, तो S/2 इंटू कॉस थीटा कर देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। तो एक्स को भी दो पार्ट में कर दें हम लोग, तो दोनों को फिर ऐड कर दें, तो ये एक S/2 कॉस थीटा फिर दूसरा x/2 कॉस थीटा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो वो s कॉस थीटा ही बचेगा, है ना। तो हम लोग को ये दिखा यहाँ पे कि x जो होगा, जो इमेजिनरी हम लोग वैल्यू बोले हैं, वो हमेशा s इंटू कॉस थीटा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? थोड़ा सा ये ऑलरेडी ये ही बड़ा बनता ना तो और ज्यादा क्लियर हो जाता, फिर भी ये मतलब हम लोग को ये समझ में आ गया ये बात, है ना। तो d इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये जो हम लोग d बोल रहे हैं, ये d नहीं लिखना चाहिए हम लोग को, ये वैल्यू होगा इसके इसके बीच का ये वाला वैल्यू, ऐसा वैल्यू होगा। d तो ये वाला वैल्यू है ना, ये हॉरिजॉन्टल, है ना। अभी जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऐसे रखे हुए हैं और ये ऐसे था, है ना, ये ऐसे था, ये ऐसे था, तो अभी जो वैल्यू निकलेगा ना वो ये वैल्यू होगा, ये वाला वैल्यू होगा, ऐसे ऐसा वाला वैल्यू, है ना। ये हाँ ये डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस। अभी जो वैल्यू हम लोग ये निकाले हैं, ये जो इसको डी लिखे के एक्स प्लस सी, एक्चुअली ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है, ये इंक्लाइन वाला है। इसको मान लेते हैं कि ये इंक्लाइन वाला ये एल है, इसको हम लोग एल बोल लेते हैं, है ना, एल। तो ये जो है डी नहीं है, ये एल है। एल इक्वल टू होगा के इंटू एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे एल इक्वल टू मॉडिफाइड हो गया, वो हो गया के इंटू एक्स की जगह पे एस कॉस थीटा हो जाएगा, तो के इंटू एस कॉस थीटा प्लस सी। ठीक है, तो अब तो एस के फॉर्म में आ गया ना। अब क्या करना है हमको भूल जाना है कि हम पीछे क्या किए हम लोग। और हम लोग को याद रखना है कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट को तिरछा करेंगे कुछ एंगल पे, जितना एंगल पे दिखना है वो एंगल नोट कर लेंगे, है ना, थीटा नोट कर लेंगे। और हम लोग ये स्टाफ को जैसे पहले रखते थे वर्टिकल रखेंगे, जो भी वैल्यू आएगा इंटरसेप्ट एस वो नोट कर लेंगे, वो एस का वैल्यू वो थीटा का वैल्यू रख देंगे, के और सी नोन होगा, तो हमको ये इंक्लाइन डिस्टेंस निकल जाएगा, ये एल जो है वो निकल जाएगा। एक बार ये इंक्लाइन डिस्टेंस एल निकल गया तो डी इक्वल टू होगा, ये जो डी है डी इक्वल टू होगा एल कॉस थीटा, एल इंटू कॉस थीटा। ये बात समझ में आ रहा है? ये इंक्लाइन डिस्टेंस ये एल है ना, और ये थीटा है, तो थीटा के डायरेक्शन में ये जो होगा ये एल कॉस थीटा होगा, और थीटा के परपेंडिकुलर जो होगा इसके सामने वाला, ये वाला जो वैल्यू होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये जो दूरी होगी, है ना, ये जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ के बीच की, ये एल साइन थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग वी मान लेते हैं, ये मान लो कि वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, इसे ये हॉरिजॉन्टल है, इसका नाम रख देते हैं वी। तो डी इक्वल टू हो जाएगा एल कॉस थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ये एल ये थीटा, तो एल कॉस थीटा, है ना। तो एल कॉस थीटा, तो एल के जगह पे देखिए क्या है, के इंटू एक्स इंटू इतना वैल्यू जो है एल का वो यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा के एस कॉस थीटा प्लस सी। तो ये हम लोग प्लस सी, ये सिर्फ एल हुआ इंटू फिर थीटा, है ना। तो ये इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का बी इक्वल टू हो जाएगा, ये कॉस थीटा पूरे में गुना होगा, तो के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये डी वैल्यू हुआ। फिर जो है हम लोग को निकालना होगा, वी क्या था, वी यहाँ पे था एल इंटू साइन थीटा, है ना, ये ना था, ये वाला जो डिस्टेंस है ये एल था, तो ये जो डी होगा वो एल कॉस थीटा, और ये जो वी होगा वो एल साइन थीटा होगा, है ना। तो वी इक्वल टू हो जाएगा एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। तो एल का वैल्यू जो था हम लोग का के एस कॉस थीटा प्लस सी इंटू साइन थीटा गुना हो जाएगा,
तो ये हम लोग का हो जाएगा v इक्वल टू के एस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस सी साइन थीटा। ठीक है, फिर इसको और फॉर्म में चेंज कर सकते हो, जैसे ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, जिसको साइन 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हो, है ना। तो उतना करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये पूछोगे कि ये v को बिना मतलब का क्यों निकाला गया, इसका v का तो कोई जरूरत नहीं था। ये वर्टिकल डिस्टेंस जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो इस पॉइंट से इस सेंटर वाले पॉइंट की दूरी है, जिसका हम लोग को कोई जरूरत नहीं है। हम लोग को जरूरत तो इस पॉइंट का RL निकालना है ना, है ना। तो अभी समझ में आ जाएगा कि इसका क्या यूज है। इसका यूज इसी RL को निकालने में होगा, है ना। तो RL ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा, इस v का और कोई यूज नहीं है, अभी यूज होगा। d वाला जो फॉर्मूला निकल के आया ये खूब यूज होगा, है ना। d इक्वल टू जो है के एस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सी कॉस थीटा, ये हो गया। अब जो है हम लोग को निकालना होता है अगला, इसके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है। अब हम लोग को निकालना है RL ऑफ A। RL ऑफ A इक्वल टू होगा, RL ऑफ A इक्वल टू होगा, यहाँ पे देखिए इस फिगर को गौर से देखिए, ये जो है हम लोग का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ये जो है यही ना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जब ये इंस्ट्रूमेंट जब हॉरिजॉन्टल होता है ना, तब जो इंस्ट्रूमेंट का हाइट होता, ये जो है ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। कोई एक आदमी बोल दो, ऐसा लग रहा है मुझे कि नहीं समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये v जोड़ दो, तो यहाँ पहुंच गए हम लोग। इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये v जोड़ दिए, ये v वाला वैल्यू, तो यहाँ पहुंच गए। उस v में से ये h घटा दिए, जो h जो है ये h2 जो वैल्यू है वो घटा देंगे, तो यहाँ पहुंच जाएंगे। हाँ, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से v जोड़ेंगे और h घटा देंगे, ये तो हम लोग RL ऑफ A निकल जाएगा। तो बस v का यही काम था, उन दोनों के बीच को रिलेट कर रहा था। तो RL ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा HI प्लस V, है ना, माइनस H। फिर यहाँ पे आप पूछिएगा कोई कि HI कैसे निकालेंगे, तो HI का निकालने का वही तरीका है, वही बैक साइड लेना होता है हमेशा, है ना। HI इक्वल टू होगा हमेशा इस पीछे में कहीं पे, जहाँ पे कहीं पे बेंच मार्क रहा होगा, मान लो कि यहाँ पे बेंच मार्क रहा होगा और उसका RL जो है वो 100 रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे हम एक बैक साइड ले लेंगे, है ना। ये जो बैक साइड का वैल्यू होगा BS, ये हम लोग नोट कर लेंगे, है ना, BS। तो हम लोग का HI इक्वल टू हो जाएगा ये बेंच मार्क का RL प्लस BS, है ना। बेंच मार्क का अपना RL होगा प्लस ये BS इक्वल टू हो जाएगा ये HI हो जाएगा बेंच RL ऑफ बेंच मार्क प्लस BS। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग यहाँ इसके थ्रू जो हम लोग सर्वेइंग और लेवलिंग दोनों काम कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर भी हो जा रहा है। और वैसे जगह का डिस्टेंस जो कोई पहाड़ी पे है ना, ये जो है पहाड़ था दिख रहा था कि बहुत ऊंचाई पे कोई चीज़ है ना। तो उसका भी हम लोग डिस्टेंस भी निकालनी है, उससे इससे इसके बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकालनी है, यहाँ से वो पॉइंट कितना ऊंचा है वो भी निकालनी है, मतलब लेवलिंग भी कर ली है ना। तो ये काम जो है हम लोग इसके थ्रू कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब जो है यहाँ पे ये जो था वो एंगल ऑफ एलिवेशन था, मतलब कोई चीज ऊपर में हो। ये जो है केस टू का भी जो ये पहला केस था, केस 2A था, ये एंगल ऑफ एलिवेशन था। ये एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कोई चीज ऊपर में हो, है ना, यही ना बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब कोई चीज जो है जब आपके ऊपर में हो, नीचे में भी तो हो सकता था, नीचे खाई हो, अभी ये पहाड़ी पे था, नीचे खाई पे होता तो क्या होता, वो केस हम लोग देखेंगे। तो वो भी सिमिलर एकदम एग्जैक्ट वैसे ही होगा, थोड़ा सा RL निकालने में चेंज होगा। तो हम लोग का केस 2B होगा, केस 2B जो है वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब और नीचे में होता तो मतलब हम लोग यहाँ पे ऊंचाई पे हैं, और जो हम लोग का स्टाफ जो है वो नीचे पे है, यहाँ पे, है ना। हमारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे ऐसे है, इंस्ट्रूमेंट अगर हॉरिजॉन्टल होता तो ऐसे दिखता, है ना। इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल है या होता जो भी है तो ऐसे दिखता। हम लोग ये चीज़ एकदम खाई में है, स्टाफ इतना ही ऊंचा है, तो हम लोग यहाँ तक इस लाइन ऑफ साइट पहुँच ही नहीं रहे हम लोग, है ना। उसको देखने के लिए हमेशा उसको इंक्लाइन करना होगा, अपने साइड को नीचे नीचे देखना होगा। तो ये मान लो कि सेंटर वाला लाइन है, सेंटर वाला लाइन जा रहा है, इससे एंगल जो है ये थीटा होगा। बाकी दो स्टेडिया वाला लाइन भी जाएगा, एक ये लाइन और एक ये लाइन, है ना। तो ये चीज़ हो गया। ये जो सेंटर वाला लाइन जो है उससे जो यहाँ की दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे रेगुलर,
एच बोल रहे थे, है ना, सेंटर वाली लाइन को, और नीचे से यहाँ से ये मान लो ये पॉइंट है, इससे जो इसका हाइट था उसको एच बोल रहे थे हम लोग रेगुलर, और जो ये है, ये जो इंटरसेप्ट है इसको जो हम लोग एस बोल रहे हैं रेगुलर, दोनों के बीच का, है ना, दिख रहा है ना, तो ये एस बोल रहे हैं हम लोग। और जो इसके और इसके बीच की जो दूरी होगी, हॉरिजॉन्टल दूरी, उसको हम लोग डी बोल रहे हैं रेगुलर, ये डी हो गया हम लोग का, है ना। वही वैल्यू यहाँ पे अगर इसको ऐसे से मिला दिया जाए, ऐसे ये, तो यही वैल्यू, ये वैल्यू होगी, वो ये वाला वैल्यू होगा, है ना, ये वाला वैल्यू होगा। अब जो है इस, ठीक है, और ये जो है, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन जा रहा है, इससे और इसके बीच का जो डिस्टेंस निकलता था जो फॉर्मूला लगाने के बाद, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे वहाँ पे, एल बोल रहे थे, है ना। वो डिस्टेंस जो है, ये वाला जो है डिस्टेंस, ये क्या था, इस डिस्टेंस को हम लोग एल बोल रहे थे, है ना। इंक्लाइन डिस्टेंस जो है ये वाला, इसका सेंटर वाला लाइन जो जा रहा था उसको हम लोग एल बोल रहे थे ना। तो यहाँ पे भी ये जो होगा, ये इंक्लाइन जो जा रहा है, ये जो डिस्टेंस होगा वो एल होगा, तो एल इंटू कॉस थीटा जो यहाँ पे होगा वो डी हो जाएगा। एल ये है, एल इंटू कॉस थीटा ये डी हो जाएगा, तो ये चीज़ जो है डी हो जाएगा। और यहाँ से इसका जो ये वाला दूरी होगा, ये जो दूरी होगा जिसको v बोल रहे हैं, तो इसी l इंटू ये थीटा है सामने वाला, ये l साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है l का फॉर्मूला वही होगा जो वहाँ पे आया था। l का फॉर्मूला जो यहाँ पे कैसे आ गया था, कि एस कॉस थीटा इंटू सी प्लस सी, इंक्लाइंड होगा चाहे ऊपर हो या नीचे हो, तो बस कॉस थीटा ऐड हो जाता है। सिमिलर जैसे यहाँ पे जो वो जो चीज़ हम लोग ये चीज़ किए थे, वही नीचे में भी वही काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को करने की जरूरत नहीं, लिख देंगे सिमिलरली, है ना, as in the case of angle of elevation. Similarly we can prove that L is equal to KS cos theta, इसको यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना, KS cos theta प्लस C, यहाँ पे भी L होगा जैसे वहाँ पे था वैसे यहाँ पे भी होगा, L is equal to KS cos theta प्लस C, ठीक है, ये L हो गया यहाँ पे। तो उसी तरह हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे D is equal to हो जाएगा L cos theta, L cos theta, इसमें जो L cos थीटा से गुना होगा तो ये हो जाएगा KS cos स्क्वायर थीटा प्लस C cos थीटा, और V इक्वल टू हो जाएगा L sin थीटा, L sin थीटा। तो इसमें जो है इस ऊपर वाले चीज़ में sin थीटा गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा KS इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस C sin थीटा, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो D जो है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, एक चीज़ निकल गया हम लोग को। अब अगला जो है रिक्वायरमेंट जो होता है हम लोग का, वो होता है डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बाद RL, अगले पॉइंट का RL ऑफ A, है ना, ये निकलना है। इस A जो पॉइंट है पहाड़ी का, ये पहाड़ी थी हम लोग की, हाई है, नीचे वाला पॉइंट है ना, नीचे वाला पॉइंट है ये A है, इस A का हम लोग को RL निकालना है। तो इस A का RL निकालने में देखिए, ये हम लोग का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, कोई डाउट नहीं है। जब हॉरिजॉन्टल होता है इंस्ट्रूमेंट तो जो हाइट होता है ये हम लोग का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ये HI है। तो RL ऑफ A होगा HI माइनस V माइनस H, कोई दिक्कत, HI माइनस V माइनस H, HI में से V घटा दीजिए फिर H घटा दीजिए तो यहाँ पहुंच जाएगी A पे, कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख दें HI माइनस V माइनस H। उसमें क्या हुआ था कि एक ऐड हुआ था यहाँ पे HI प्लस V माइनस H, तो वहाँ पे वो केस था यहाँ पे। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार हर क्वेश्चन में आपको ये ड्रॉ करना ही पड़ेगा, है ना, अपने आप ड्रॉ कीजिएगा, अपने आप दिख जाएगा कि हाँ ये चीज़ लगेगा यहाँ। तो V हम लोग को पहले ही निकल चुका है, H जो हम लोग को पता ही है कि S2 के बराबर वैल्यू होता है, तो ये हो गया। और ये जो है D जो है वो निकल ही जाएगा, RL भी निकल गया। फिर HI जो है यहाँ पे सिमिलरली HI जो होगा वो क्या होगा, RL ऑफ बेंच मार्क प्लस बैक साइड, है ना। यहाँ पे कोई मान लो कि कोई होता बेंच मार्क, यहाँ पे हम लोग एक बैक साइड ले लेते हैं, है ना, ये जो बैक साइड ले लेते हैं उसका जो वैल्यू होता है बेंच मार्क प्लस बैक साइड जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो यही केस है और इसी पे पूरा टैक्योमेट्री होगा। इस पे जो है मेनली ये जो है हम लोग का समझिए कि थ्योरी पार्ट था और इतना ही है, इसके आगे कोई इसमें खास थ्योरी नहीं है। इसी बेस पे न्यूमेरिकल, हर साल इस पे कोई ना कोई न्यूमेरिकल पूछता है, इसमें है न्यूमेरिकल, आपको प्रैक्टिस करना होगा ठीक ठाक न्यूमेरिकल का। कोई ना कोई केस होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन वाला केस होगा, है ना,
सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं होगा, एक के अलावा कोई दूसरा तीसरा पॉइंट भी होगा, हो सकता है पीछे में भी कोई पॉइंट होगा, ऐसा करेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करेगा इसको। लेकिन फार्मूला और जो टेक्निक है वो वही रहेगा, जो यहाँ पे टेक्निक करें, जो हम लोग यहाँ पे प्रूफ किए हैं कि ऐसे होगा, तो एक को एल मान लेंगे, डी एल कॉस थीटा हो जाएगा, बी जो है एल साइन थीटा हो जाएगा। यही टेक्निक जो है हर जगह इस्तेमाल होगा। इसी टेक्निक को इस्तेमाल करके जो है पूरा न्यूमेरिकल बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। अगर ये सब टर्म समझ गए हो ना कि कैसे आगे कर रहे हैं, कैसे पीछे कर रहे हैं, आर एल निकालने के लिए क्या खेल होगा, तो ये समझ में आ रहा है आपको, न्यूमेरिकल बहुत ईजी बनेगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में कैसा दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा कि जो है स्टाफ इंटरसेप्ट जो है 3 वैल्यू बताया रहेगा। स्टाफ इंटरसेप्ट जो है वो ऐसा है, स्टाफ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू होगा, ऐसा कुछ बोल रहेगा कि 1.335 2.399 3.550, ऐसे करके। इसका मतलब हुआ कि ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, या ये बोल दीजिए कि ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है। तो S इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। समझ रहे हो ना? स्टाफ इंटरसेप्ट को ऐसे हमेशा बताएगा, 3 वैल्यू होगा तो 3 वैल्यू, एक ये वैल्यू, ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक S1, एक S2, एक S3। S निकालने के लिए पहले में से दूसरे लास्ट वाले को घटा दीजिए, जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपका S हो गया, और H जो होगा वो S2 के बराबर होता है। ये S2 है, यही H के बराबर होगा। तो यही टेक्निक बस लगाना है। ऐसे मतलब ये बता दें कि ऐसा लिखा हुआ हमेशा हर जगह पर दिखेगा क्वेश्चन में, तो आप लोग घर पे भी क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्लास जब होगा सर्वे का, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज रहने देते हैं इतना ही पे, है ना? जो अगला क्लास होगा उस पर हम लोग खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग भी घर से बना के आइए, कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा, है ना? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है?